कैसे आप सभी बच्चों, ज्ञानदीप के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 9 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारे आसपास के पदार्थ, उनको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, और समझने की कोशिश करेंगे कि वो होते क्या है। ठीक है ना। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 लेक्चर कर चुके हैं और हमने समझा था कि जो मैटर्स होते हैं, जो मैटर है वो किस तरीके के होते हैं। थोड़ा सा रिकैप मैं आपको दे देता हूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा था कि जो मैटर है आपके, जो मैटर है, बोला जाता था, एंशिएंट जो हमारे साइंटिस्ट थे कहते थे जो मैटर है वो 5 तत्वों से मिलके बने हुए है ना। 5 तत्व थे, उनसे मिलके बने हुए। लेकिन जो हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला आपकी बात ठीक है कि मैटर 5 तत्वों से मिलके बने हुए हैं। एक्चुअली मैटर होता क्या है कि कोई भी वो वस्तु जो जगह घेरती हो और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है ना, वो मैटर होती थी। तो हमारे एंशिएंट जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने बात की, यस, कि 5 तत्वों से जितनी भी चीजें हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है, हम एग्री करते हैं। लेकिन जो मैटर है उनके 2 प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर। तो इसमें हमने फिजिकल नेचर के बारे में हमने आपके जो कक्षा के जो सिलेबस है उसमें जो दिया है, फिजिकल नेचर के बारे में हमने समझना था। और हमने समझा था कि जो फिजिकल नेचर होता है वो किस तरीके से होता है, कि जो मैटर है वो किससे मिलके बने होते हैं, पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है ना, मैटर पार्टिकल से यानी कण से मिलके बने हुए। इसके लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने समझा था। और फिर हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, ये क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है ना। तो हमने एक्सपेरिमेंट में समझा था कि कैसे कोई भी छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल आप वाटर में डिसॉल्व करो तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को वो क्या कर देता है, कलर कर देता है ना। तो देखिए इतना छोटा सा 2 से 3 क्रिस्टल इतने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को जब कलर कर देते हैं तो इससे क्या साबित होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो बहुत स्मॉल होते हैं। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक समझी थी, अभिलक्षणिक गुण समझे थे मैटर के। तो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। उनके बीच में है स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है। तभी तो जब आप चीनी को मिलाते हो पानी में तो वो इजिली डिसॉल्व हो जाती है, यानी जो वाटर के बीच का जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेती है। फिर हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस मूव करते हैं, कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं, बिकॉज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तीसरी बात हमने बोली थी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमने देखा कि उनके बीच में काफी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसी चीज से तोड़ने के बाद भी वो इजिली ब्रेक नहीं होते, यानी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक हमने अभिलक्षणिक गुण हमने मैटर के पढ़े थे। उसी से आज आगे कंटिन्यू करते हुए आज हमें स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है, यानी जो आपके पास पदार्थ हैं उनकी अवस्थाएं, कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या होती है। ठीक है ना। तो आपने अभी तक आपने आसपास, हमारे आज जो चैप्टर का नाम ही है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन अवर सराउंडिंग, उनके बारे में आपने अभी तक समझा है ना। आप देखते आए हैं आपके आसपास के पदार्थ कैसे हैं, है ना, अलग अलग तरीके का आप पदार्थ देखते हैं। तो ये तो सभी को पता है कि जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर है, वो 3 स्टेट्स में, 3 अवस्थाओं में हमें मिलता है, सॉलिड अवस्था में, लिक्विड अवस्था में और गैसीय अवस्था में, यानी ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैसीय अवस्था। तो इन्हीं के बारे में आज हम समझेंगे और अच्छे से जानेंगे, देखेंगे और अच्छे से समझने की लाइफ जो आपके जो नेचुरल एग्जांपल है हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उन एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या गुण होते हैं ठोस अवस्था के, द्रव्य अवस्था के, और उनके बारे में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहां पे और अच्छे से इसको देखने की कोशिश करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि स्टेट्स ऑफ मैटर आपके 3 अवस्था में होता है। क्या क्या, ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैसीय अवस्था, यानी सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और आपकी गैसियस स्टेट। ठीक है ना।
गैसेस स्टेट। वैसे तो जो पदार्थ है, मैटर है, उनकी 5 अवस्थाएं होती है ना, 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन आप कितनी, सिर्फ 3 ही अवस्थाएं पढ़ते हैं। आगे जाके आप हायर स्टडीज में, आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे आपको 2 और गैस अवस्था के बारे में पता चलेगा। जो मैटर की अवस्थाएं हैं, पदार्थ की अवस्थाएं हैं, उनके बारे में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी आपके पास 3 ही अवस्थाएं हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट। ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैसीय अवस्था, ये 3 अवस्थाएं आपके पास हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले चलते हैं ठोस अवस्था, यानी सॉलिड स्टेट। ठीक है ना। ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके पास आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। आपकी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? आपको एक पेन है और ये बुक है ना। ये आपके पास क्या है? पेन है, और ये आपके पास क्या है? बुक है। ठीक है ना। पेन और बुक तो आप देखते हैं अपने आसपास। ठीक है ना। तो इस हमने क्या किया? हमने पेन लिया, बुक ली। ठीक है ना। पेन लिया, बुक लिया, और हमने क्या किया? इधर इस तरीके से हमने ये क्या ली? लकड़ी की छड़ ली है। क्या करिए? लकड़ी की छड़, यानी रॉड ली है ना। वुड है, ये आपके पास क्या है? वुड है, लकड़ी की छड़ है। और ये आपके पास क्या है? आपके पास पिन है। ऑल पिन होती है आपके पास, ऑल पिन, वो आपके पास क्या है? ये पिन है। ठीक है ना। इस तरीके से हमने 4 चीजें ली, और इन वस्तुओं को हमने क्या करा? जो वस्तुएं थी, इनके चारों ओर पेंसिल घुमा के, हमने चारों ओर पेंसिल घुमा के हमने इनका आकार आकार हमने इनका जो आकार है उसको हमने क्या किया? ड्रॉ करने की कोशिश की। जैसे ये है, इस तरीके से आप ये अगर देख पा रहे हैं, ये जो रॉड है, लकड़ी की रॉड है, इस तरीके से हमने इसको रख के इसके चारों तरफ पेंसिल घुमाई, इसका आकार में जानने की कोशिश करी। इसी तरीके से ये जो आपके पास सुई है, पिन है, इसको हमने देखने की कोशिश करी। उसके बाद हमारे पास क्या है? ये जो पेन है, पेन को रख के हमने एक जगह पे रख के इसके चारों तरफ से ऐसे हमने क्या? पेंसिल चला के इसका रेखा चित्र करने की कोशिश करी। ये जो बुक है, इसके बुक के भी चारों तरफ हमने पेन चला के इसको मार्क करने की कोशिश करी, है ना। तो इन 4 चीजों में हमने क्या किया? इन 4 चीजों में हमने क्या किया? इनको मार्क करने की हमने कोशिश करी। मार्क करने की कोशिश की हमने। ठीक है ना। इन सभी का हमने निश्चित, तो हमने क्या देखा? इन सभी का हमने निश्चित आकार और स्पष्ट सीमाएं, हमने क्या इनका जो निश्चित आकार है या स्पष्ट सीमा है या स्थिर आयतन है, ये हमने पहचानने की कोशिश करी। फिर हमने क्या किया? इन पे हथौड़ा मारने की कोशिश करी, इनको खींचने या गिराने की कोशिश करी, है ना। हमने देखा क्या? इनका एक दूसरे में विसरण संभव है। अगर हम पेन को उठा के किताब के ऊपर रखें तो वो क्या? डिफ्यूज हो पा रही है। पेन को उठा के हम लकड़ी के रॉड के ऊपर रखें, क्या वो डिफ्यूज हो पा रही है ना। तो इस तरीके से फिर हमने बल लगा के इनको कंप्रेस करने की कोशिश करी, इनको संपीड़ित करने की हमने क्या करी? कोशिश करी। तो हमने देखा क्या इनका जो संपीड़न है वो पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम देखते हैं कि इन सब ये जो एग्जाम्पल्स है, ये किसके एग्जाम्पल है? सॉलिड के एग्जाम्पल है। तो सॉलिड के एग्जाम्पल से हमने क्या पाया? सॉलिड के इन सारे एग्जाम्पल से हमने क्या देखा? कि जो इनका क्या था? निश्चित आकार था, इनका क्या था? डेफिनेट शेप है। सभी को आप देख पा रहे हैं, पेन को आप देख पा रहे हैं, बुक को आप देख पा रहे हैं, और आप लकड़ी की रॉड को आप देख पा रहे हैं, पिन को देख पा रहे हैं। तो आप क्या देख पा रहे हैं? सबका क्या है? एक निश्चित आकार है, सबका क्या है? एक फिक्स्ड क्या है? शेप है। सबकी क्या है? फिक्स्ड शेप है। ठीक है। और इनकी क्या है? स्पष्ट सीमाएं हैं। जो इनकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री भी स्पष्ट है, मतलब एक क्या है? लिमिटेड सीमाएं है। तथा स्थिर आयतन है। इनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी क्या है? इनका जो आयतन है वो भी क्या है?
वो भी स्थिर है। देखिए मैं वॉल्यूम के बारे में आपको बता चुका हूँ पहले, वॉल्यूमेनिक स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बॉडी, कोई भी बॉडी कितना स्पेस कितनी जगह घेरती है वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वो भी क्या है, सभी का क्या है, निश्चित है। तो इनका शेप निश्चित है, इनका आकार निश्चित है, इसके स्पष्ट सीमाएं हैं, इनका आयतन क्या है, स्पष्ट है, और ये क्या है, संपीड़ित भी नहीं होती, यानी इनको आप कंप्रेस भी नहीं कर पाते, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाने से आप जो ठोस है उसके आकार को आप चेंज नहीं कर पाते। बल लगाने पे ये टूट सकते हैं, अगर आप बल लगाएं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएं, जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा को आप हथौड़े से काटे तो टूट तो जाएगा, लेकिन फिर भी उसका जो आकार है वो बदलता नहीं है, क्योंकि वो क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। तो इन सारी बातों से हमारे सामने ठोस के कुछ विशेष गुण सामने आते हैं। क्या गुण आते हैं कि इनका जो द्रव्यमान है, इनका जो मास है, आयतन, इनका वॉल्यूम है और इनका आकार, जो इनका मास होता है, इनका जो आयतन होता है, इनका वॉल्यूम होता है और इनका जो आकार है, जो इनका शेप होता है, सारे के सारे क्या है, फिक्स्ड है, सब क्या है, निश्चित है, सारे के सारे क्या है, फिक्स्ड है, इनका सब क्या है, फिक्स्ड है, सारे के सारे इनका फिक्स्ड है, ठीक है ना, सब के सब क्या है, इनका फिक्स्ड है। या कठोर तथा असंपिंडीय भी होते हैं, यानी रिजिड होते हैं, ये रिजिड होते हैं। दूसरा, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है ना, इनकम्प्रेसिबल, इनको आप क्या कर सकते हैं, कंप्रेस भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, इनको आप क्या कर सकते हैं, कंप्रेस भी नहीं कर सकते। आप अगर इनको दबाने की कोशिश करें, आप अपने आसपास पेन है उसको दबाने की कोशिश करें तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। तो इनको आप क्या कर पाते हैं, इनकम्प्रेसिबल है, इनको दबा नहीं पाते। तो ये विशेष गुण थे, क्या था, इनका जो द्रव्यमान है, मास है, आयतन है, वॉल्यूम है और जो आकार है, शेप है, वो निश्चित है, वो क्या है, फिक्स्ड है, और ये कठोर है तथा असंपिंडीय होते हैं, मतलब रिजिड होते हैं और दूसरे इनकम्प्रेसिबल होते हैं। रिजिड भी है ये और इनकम्प्रेसिबल भी है ना, ये क्या है, रिजिड भी है और क्या है, ये इनकम्प्रेसिबल भी होते। तो ये क्या थे, सॉलिड के क्या थे, कुछ विशेष गुण थे। तो आई होप सभी को इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ चीजों पे विचार करते हैं, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट लेते हैं, उन पे विचार करते हैं। हमने बोला कि जो सॉलिड है वो क्या है, वो इस तरीके से हमने उनके गुण के बारे में पढ़ा, लेकिन कुछ सॉलिड में आपके सामने लेके आता हूँ, जैसे कि रबड़ बैंड है ना, रबड़ बैंड है, ये आपके पास क्या है, रबड़ बैंड, ये आपके पास रबड़ बैंड है, ये आपके पास स्पॉन्ज है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, शुगर क्रिस्टल है, शुगर क्रिस्टल, ये क्या आपके पास, शुगर क्रिस्टल। तीन चीजें मैं आपके सामने लेके आया हूँ, रबड़ बैंड, स्पंज है आपके पास, आप घरों में बहुत यूज करते हैं, और शुगर क्रिस्टल, है ना। तो आपने देखा कि रबड़ बैंड है, जो रबड़ बैंड है, इसको हमने क्या करा, स्ट्रेच करने, हमने भ्राम्य बल यानी जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको लगा के रबड़ बैंड का हमने आकार, हमने क्या किया, उसका आकार बदलना चाहा, लेकिन बल हटाने पर जो हमने क्या करा, रबर बैंड को हमने खींच के देखा, क्या इसका आकार बदला जा सकता है ना। तो अगर इसका आकार बदल रहा, हमने बात की कि जो सॉलिड है उनकी जो शेप है वो निश्चित होती है, शेप को बदल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे रबड़ बैंड का आकार तो हमने बदल दिया, ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या करा, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, है ना। किसी आप विभिन्न बर्तन लें और उसमें चीनी रखे या नमक ले, तो जो चीनी और नमक है वो उसी तरीके से उनका शेप ले लेती है जिस तरीके से बर्तन होते हैं। तो क्या ये ठोस है, स्पंज है, जो स्पॉन्ज है ना, क्या ये ठोस है, जो स्पंज है क्या ठोस है, लेकिन इसका संपीड़न क्या है पॉसिबल है। आप देखिए स्पंज को आप कंप्रेस कर पाते ना, घरों में जो स्पंज होता है वो कंप्रेस हो जाता है, पिचक जाता है। तो अगर ये सारे के सारे ठोस हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है कि रबड़ बैंड में एक्सटर्नल फोर्स लगाने से उसका आकार तो बदलता है, लेकिन वापस से
बल हटाने पे वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। शेप तो नहीं बदली ना उसकी, थोड़ी देर के लिए बदली, वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। इसका मतलब मूल आकार में आ जाता है, यानी अत्यधिक बल लगाने पे टूट भी सकता है, टूट भी सकता है, यानी जो रबड़ बैंड है वो सॉलिड है। ठीक है ना। उसी तरीके से चाहे हम शक्कर या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट में या किसी जार में ले, जो इनके क्रिस्टल हैं ये आकार नहीं बदलते, आकार नहीं बदलेंगे, जो इनका आकार है वो वैसा ही रहेगा। वो उस हाथ में आ जाएंगे, किसी डब्बे में आ जाएंगे, लेकिन शेप नहीं बदलते, आकार नहीं बदलते, जैसा आकार है वैसा ही होता है इनका। स्पंज में क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छेद होते हैं इनमें, जिनमें क्या होता है वायु का समावेश होता है। जैसे हम इनको दबाते हैं तो इनसे वायु क्या निकलती है, बाहर निकलती है, तो इसलिए इनका संपीड़न, इनको हम क्या कर पाते हैं, कंप्रेस कर पाते हैं। समझ आए होगी बात। स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश है, जैसे हमने इनको दबाया वायु बाहर निकल गई तो ये कंप्रेस हो गए, इनका संपीड़न हो गया। वापस से आप इन्हें छोड़े, वापस से उन छिद्रों में जो एयर है, वायु है, वापस से आ जाएगी, वापस वो उनका शेप रिगेन हो जाएगी, वापस से उनका आकार आ जाएगा। इस वजह से ये कुछ क्या है, और एग्जाम्पल थे सॉलिड के, जो दिखने में नहीं लगते सॉलिड लेकिन होते जरूर सॉलिड है, उनकी तरह प्रॉपर्टी ये बिहेव करते हैं। आज इतना आपने सभी ने समझा होगा ठोस अवस्था के बारे में। अगली जो अवस्था है आपके पास वो क्या है, द्रव्य अवस्था। क्या है, द्रव्य अवस्था। देखिए द्रव्य अवस्था हमने क्या किया, द्रव्य अवस्था में हमने क्या लिया है, वाटर लिया है। हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास क्या है, कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मिल्क है, ठीक। ये हमारे पास क्या है, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना। ये चार चीजें हमने ली है, मिल्क है, कोल्ड ड्रिंक है, हमारे पास वाटर है, और हमारे पास दूसरी चीज है, ठीक है ना। ये चार चीजें हमने क्या करी है, अपने आसपास हमने क्या करा, इनको लिया, ठीक है ना। इन चीजों को हमने लिया, विभिन्न आकार के बर्तनों में आप इनको पलट के देखिए, ठीक है ना। आप क्या करिए, इनको पलट के देखिए, प्रयोगशाला से आप एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा ले, है ना। इन द्रव्य को क्या करें, आप फर्श पर डाल देने पर, जब इन द्रव्य को आप फर्श पर डालेंगे तो देखिए क्या होगा। किसी एक द्रव्य का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तन में एक एक करके उसको डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है, क्या द्रव का आकार एक समान रहता है, द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन पे उड़ेलने पर क्या ये आसानी से बहता है ना। जब आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं ना द्रव, पानी, दूध आप घरों में डालते हैं तो क्या होता है, वो आसानी से बहने लगता है ना। और इस तरीके से तो इन सारे जो प्रेक्षण है, एक्सपेरिमेंट है, उससे हमने क्या देखा कि जो द्रव है उसका जो आकार है, द्रव का आकार नहीं है, द्रव का कोई आकार नहीं होता, लेकिन उसका आयतन निश्चित है। अगर आप एक गिलास में दूध लें और उसको माप ले कि 50 ml, दूसरे बर्तन में गिराए वो 50 ml ही आएगा, लेकिन उसने पहले वो गिलास की शेप ले रखी थी, अभी वो उस बर्तन की शेप में आ गया, यानी वो शेप तो क्या कर पा रहा है, अपनी चेंज कर पा रहा है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो निश्चित है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए उसी का आकार ले लेते हैं। तो द्रव्य में बहाव होता है, क्या होता है, द्रव्यों में बहाव होता है, जिस वजह से उनका आकार क्या होता है, बदलते रहता है। इसलिए ये दृढ़ नहीं है, रिजिड नहीं है। ये कैसे होते हैं, तरल होते हैं। कैसे होते हैं, तरल होते हैं। तो आपको समझ में आएगा द्रव्य के बारे में, इनकी ठोस अवस्था के, इनकी द्रव्य अवस्था के बारे में कुछ इनके विशेष गुण, कि द्रव्य का आयतन निश्चित नहीं, द्रव्य का आयतन निश्चित होता है, मतलब दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स्ड है। इनका जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स्ड है। इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अगर आप 50 ml दूध, 1 किलो दूध आपने एक पतीले में लिया, उसको आप किसी बड़े जार में डाल दें तो 1 किलो ही रहेगा, लेकिन उसने देखिए पतीले से जार की शेप ले ली है, शेप बदल गई, तो आकार निश्चित नहीं होता, यानी नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप। इनकी जो शेप है वो बिल्कुल भी फिक्स्ड
नहीं होती। द्रव्य में बहाव होता है, द्रव्य में बहाव होता है मतलब द्रव्य में क्या होता है, बहाव होता है, ये बह जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, इसलिए यह तरल होते हैं। क्या होते हैं, तरल, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड, FLUID। इसलिए क्या कहा जाता है, इनको फ्लूइड कहा जाता है, बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। इनकी फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, बहने की टेंडेंसी होती है। आप पानी ले एक बाल्टी में और उसको फर्श में गिरा दें, वो बह जाएगा, है ना। आप दूध है उसे फर्श में गिरा दें या कोल्ड ड्रिंक है गिर जाए, इस तरीके से। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, इनमें बहाव होता है, बहाव के कारण इनका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता, लेकिन जो वॉल्यूम है वो निश्चित होता है। इसलिए यह क्या होते हैं, तरल होते हैं। ये क्या होते हैं, तरल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, इसलिए तरल होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम फ्लूइड कहते हैं, ठीक है ना। इन्हें हमने फ्लूइड कहा। इतना सभी को समझ में आया होगा। उसके बाद हमने कुछ क्रियाकलाप किए थे पिछली क्लासेस में, जिसमें हमने देखा था कि जो ठोस और द्रव्य का विसरण द्रव में क्या है, संभव है। जैसे कि हमने क्या करा, एक कॉपर का हमने क्रिस्टल लिया, ठोस है, उसको हमने पानी में डाला तो वो घुल गया, उसने ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया। हमने क्या किया, इंक ली, जो द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, उसको हमने क्या किया, लिक्विड में डाला, तो हमने देखा वो पूरे के तरह से जो पूरा लिक्विड था वो ब्लू कलर का हो गया। यानी जो सॉलिड का क्रिस्टल था और जो लिक्विड की इंक थी, यानी ठोस और द्रव्य का विसरण द्रव में हो जाता है, यानी सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर डिफ्यूज इनटू लिक्विड, दोनों के दोनों क्या होते हैं, लिक्विड में डिफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरीके से जो वातावरण में जो गैस होती है वो गैसें भी विस्तृत होकर, वो गैसेस भी विस्तृत होकर क्या हो जाती है, जल में घुल जाती है। क्या हो जाती है, जल में। जैसे कि आपने देखा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। जितने भी जो एक्वाटिक एनिमल्स है, इसी वजह से तो सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि जो एक्वाटिक एनिमल्स को भी तो क्या, जैसे फिश वगैरह है, उनको भी तो क्या सांस लेने के ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन तो एयर में होती है प्रेजेंट, गैसेस फॉर्म में होती है, वो क्या हो जाती है, लिक्विड में, वाटर में डिफ्यूज हो जाती है और डिसॉल्व हो जाती है। तो उसकी मदद से ही जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो उसको ले पाते हैं और सांस ले पाके वो जिंदा रह पाते, सरवाइव कर पाते हैं, है ना। तो सभी जीवाधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण क्या कर पा रहे हैं, जो श्वास है ले पा रहे हैं। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलने पे मिलता है कि जो द्रव में ठोस, द्रव्य में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। मतलब लिक्विड में सॉलिड का भी, गैस का भी और लिक्विड का भी विसरण संभव है, लेकिन ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण अधिक देरी से होता है, अधिक दर से होता है, ठीक है ना। जो ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की जो दर है वो अधिक है। जो लिक्विड होते हैं वो क्या करते हैं, तेजी से डिफ्यूज कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, मॉलिक्यूल थोड़े ज्यादा दूर है ना। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, आपने इतना पढ़ा, आई होप सभी को आज समझ में आया होगा, है ना। तो धन्यवाद, अगली बार हम अगले चीज पढ़ेंगे। धन्यवाद।